फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद परमार क्लासेस। दोस्तों, आज का लेक्चर रहेगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इसके पहले मैं आप लोगों को सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ा चुका हूं और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी जी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था और 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को वापस रिहा कर दिया गया था और इरविन ने इनको जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बोला था, परंतु गांधी जी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए थे बल्कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे ना। तो पहला गोलमेज सम्मेलन अपन बात करते हैं। पहले तो ये समझो कि गोलमेज सम्मेलन होता क्या था। इसको इंग्लिश में बोलते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, राउंड मतलब चारों ओर, टेबल मतलब आप सब समझते हो। तो गोल टेबल जिस पर बैठकर बहस होती थी या सम्मेलन किया जाता था उसको कहा जाता था गोलमेज सम्मेलन या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखिए यहाँ बैठे हैं गांधी जी, है ना। क्लियर है इतनी बात है। ठीक, चले आगे की बात करते हैं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला था। इसमें क्या हुआ, तो 27 मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसमें कई सुधार करने के लिए भारतीयों को गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित कर दिया गया। भारतीयों से बोला गया कि आपको अगर भारत में और भी कुछ नई चीज़ें चाहिए या आपको कुछ नया करना है तो आप लोग लंदन आइए और गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए और भारतीयों की जो जो मांग है आप लोग अपने हिसाब से रखिए। ठीक है, तो ये लंदन के लिए बुलाया गया था। उस समय सम्राट कौन थे? जॉर्ज पंचम थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रेमजे मैकडोनाल्ड जो लेबर पार्टी से थे। स्थान कहाँ पे हुआ था ये? तो सेंट जेम्स पैलेस लंदन में। और भारत सचिव थे वेजबुर। वेजबुर जो है वो भारत सचिव थे। क्लियर है इतनी बातें? चलो, गोलमेज सम्मेलन टोटल कितने हुए? 3 हुए और ये पहला मैं आप लोगों को अभी बता चुका हूँ कि 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। इसमें कुल प्रतिनिधि कितने थे? तो 89 भारतीय थे जिनमें 16 ब्रिटेन दल के थे, 16 देसी रियासत के थे और 57 भारत ब्रिटिश के थे। क्लियर है? तो टोटल प्रतिनिधि कितने थे? 89 थे। क्लियर है इतनी बातें? यही बात समझ में? तो बेटा टोटल प्रतिनिधि जिसमें 89 भारतीय लोग थे, 16 ब्रिटेन दल के थे, 16 देसी रियासत के थे और 57 भारत ब्रिटिश के थे। इतने जो है ये प्रतिनिधि थे काई में, ये थे बेटा प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। ठीक, पर गांधी जी नहीं आए थे और पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग नहीं लिया था। 57 लोगों में उदारवादी तेज बहादुर सप्रू और चमनलाल सीतलवाड़ थे। हिंदू महासभा से वीएस गुंजे और एमआर जयकर थे। मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना, मुशर्रफी और आगा खां थे। सिख से थे सरदार पूर्ण सिंह और सरदार उज्जवल सिंह। ईसाई से थे सर केटी पॉल। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन से थे भीमराव अंबेडकर और महिलाओं में थी बेगम जहां आरा शहनवाज और श्रीमती राधा बाई। और देसी नरेश कितने थे? 16 लोग थे। ठीक है, चल अब क्या चर्चा हुई तो समझो। अखिल भारतीय संघ बनाने की बात कही गई जिसमें ब्रिटिश भारत एवं देसी रियासत शामिल हो। देसी रियासत ने कहा कि केंद्र में उच्च सदन में जो है वो 1/2 प्रतिनिधि, मतलब जितने भी प्रतिनिधि है उसके आधे प्रतिनिधि जो है वो देसी रियासत से। क्लियर है इतनी बात है? अब ये बात जो है वो अस्वीकृत कर दी गई भैया। तो इसमें चर्चा हुई कि अखिल भारतीय संघ बनाने की बात कही और जिसमें ब्रिटिश भारत एवं देसी रियासत शामिल हो और देसी रियासत ने कहा कि केंद्र में उच्च सदन में जो है 1/2 प्रतिनिधि देसी रियासत से हो। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है अपनी 14 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया कि भैया उन्होंने अपनी 14 मांगे प्रस्तुत कर दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सेना में जो है एससी मतलब अनुसूचित जाति के लिए प्रथम निर्वाचन मंडल की मांग करी। अब एक बात समझो, एक है सीट आरक्षित करना और एक है निर्वाचन आरक्षित करना। तो देखो इसको समझो है क्या। सीट आरक्षित करने का मतलब ये है कि उम्मीदवार किसी एक विशेष जाति का हो, जैसे एससी जाति का, और मतदान किसी भी जाति के लोग करें। सीट आरक्षण का मतलब है कि उम्मीदवार जो है किसी विशेष जाति, जैसे एससी का मान ले तो एससी का व्यक्ति हो, पर मतदान जो है वो किसी भी जाति का व्यक्ति कर दे। पर अगर मैं बात करूं निर्वाचन की बात की जाए तो उम्मीदवार किसी एक विशेष जाति, जैसे एससी का होगा ना, तो मतदान भी केवल कौन करेंगे? एससी के लोग करेंगे। इसको बोलते हैं पृथक निर्वाचन। आरक्षण बोलते हैं जैसे एससी की सीट है तो किसी भी जाति का कर सकता है, पर पृथक निर्वाचन का मतलब है कि एससी का व्यक्ति है तो भैया वोट भी कौन देंगे? एससी के लोग ही देंगे। इस सम्मेलन में वयस्क मताधिकार
तथा महिलाओं के आरक्षण की भी बात कही गई। इन सभी विवादों के कारण प्रथम गोलमेज सम्मेलन वो असफल हो गया, सफल नहीं हो पाया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, परंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू जो है, ये दोनों व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम तो सबसे ज़्यादा आता है कि डॉक्टर भीम, ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये था आपका पहला गोलमेज सम्मेलन, जो बेटा आपका चला कब से कब तक, तो ये चला 12 नवंबर से 19 जनवरी 1931। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, चल आगे बात करते हैं। ये गांधी जी हैं अपने। अब अगला है गांधी इरविन समझौता। ठीक है, अब गांधी जी के जो साइड में बैठे इरविन भैया, उनका देखो समझो क्या है। दिल्ली समझौता हुआ 5 मार्च 1931। ठीक, क्या हुआ इसमें देखो समझो। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के असफल होने के बाद भारतीयों को लुभाने के लिए इरविन ने कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए कहा कि आप आइए और कांग्रेस के प्रतिनिधि बन के आइए और आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए और भारतीयों की जो भी मांग है वो हमारे सामने रखिए। तो तेज बहादुर, ये सप्रू नहीं है, सप्रू है ये, है ना, तेज बहादुर सप्रू, AMR जेकर के प्रयासों से इरविन ने 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को कर दिया क्या, रिहा कर दिया। ठीक है, सरोजिनी नायडू ने गांधी इरविन को दो महात्मा कहा। विंस्टन चर्चिल गांधी इरविन वार्ता से सहमत नहीं थे तथा गांधी जी को राजद्रोही फकीर कहा और यह भी कहा कि इनको सम्राट के बराबर बैठने की हैसियत नहीं है। किसने? विंस्टन चर्चिल ने बोला। और इन्हें राजद्रोही फकीर भी कहा। किसने? विंस्टन चर्चिल ने। क्लियर इतनी बातें? तो फिर से समझो, प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया था। उसके बाद इरविन ने बोला कि एक काम कीजिए, कांग्रेस के नेता जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आइए। तो तेज बहादुर सप्रू, AMR जेकर और इनके प्रयासों से गांधी जी को जो है रिहा कर दिया गया 26 जनवरी 1931 को। और सरोजिनी नायडू ने गांधी इरविन को दो महात्मा कहा। विंस्टन चर्चिल ने गांधी इरविन समझौता से सहमत नहीं थे और उन्होंने गांधी जी को राजद्रोही फकीर कहा और यह भी बोला कि ब्रिटिश सम्राट के बराबर बैठने की इनकी हैसियत नहीं। अब शर्तें जो सरकार ने स्वीकार करी काई में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, माफ कीजिएगा, गांधी इरविन समझौते में, तो नमक कानून के तहत समुद्र के आसपास रहने वालों को नमक कानून जो है वो बनाने की छोड़ दी जाएगी, पर बेच नहीं सकते। मतलब जो समुद्र के आसपास लोग रहते थे उनको नमक बनाने की अनुमति दी गई, परंतु वो बेच नहीं सकते थे। जितने भी राजनीतिक बंदी है उन्हें रिहा करो, बस हिंसा को छोड़ने वाले जो हिंसा कर रहे थे उनको मत छोड़ो। यहीं पे गांधी जी का विरोध हुआ था, क्योंकि उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी नहीं रुकवाई थी। जब्त की गई संपत्ति वापस करो। आंदोलन के दौरान सरकार ने जो गलत अध्यादेश लिए थे वो मुकदमे वापस करो। जिन लोगों ने नौकरी से त्यागपत्र दिया था उनको वापस नौकरी पर रखो। शराब है, अफीम है, विदेशी वस्तु की दुकानों के सामने निर्धारित समय पर धरना दे सकते हैं। क्लियर है इतनी बात है? ठीक है, चल आगे बात करते हैं। कांग्रेस जो सरकार ने शर्तें जो सरकार ने मतलब कांग्रेस ने या गांधी जी ने स्वीकार करी, ये तो वो शर्तें थी जो सरकार ने स्वीकार करी, और अब अपने को वो शर्तें देखना जो कांग्रेस ने स्वीकार करी। सबसे पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद किया जाए। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। ठीक है, मतलब बंद करेंगे, माफ कीजिएगा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जो है बंद करेंगे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में सरकार द्वारा की गई बर्बरता पर कांग्रेस निष्पक्ष जांच की मांग नहीं करेगी। ठीक है, ये जो शर्तें थी ये कांग्रेस ने मानी थी गांधी जी की तरफ से। आगे समझो, अगला है कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन था 29 मार्च 1931 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के साथ साथ गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार कर लिया गया। अब एक बात समझो, ये जो गांधी इरविन पैक्ट जो है इसको पहले स्वीकार नहीं किया गया था, इसको पहले अस्वीकार कर लिया था। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी नहीं रुकवाई थी, परंतु बाद में मजबूरी में इनको स्वीकार करना पड़ा। गांधी जी द्वारा भगत सिंह की फांसी न रुकवाने पर युवाओं ने काले झंडे दिखाए किनको? गांधी जी को।
गांधी जी ने भी कहा कि भैया गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं मरेगा। उनका कहना था कि जितने भी लोग राजनीतिक बंदी थे या जिन लोगों ने अहिंसा का मार्ग अपना के जुलूस निकाल के या धरना का प्रदर्शन करके जिनने अहिंसा के मार्ग से भारत की आज़ादी के लिए जो है संग्राम किए हैं, मैं बिल्कुल उनको राजनीतिक बंधुओं को रिहा करूंगा, परंतु जिनने हिंसात्मक तरीके से जो है क्रांतिकारी आंदोलन किए उनको रिहा नहीं किया जाएगा। और गांधी इरविन समझौता जो है इसी बात पर हुआ था। और उसके बाद जब गांधी जी आए तो गांधी जी का विरोध किया गया भारत से और उनको काले झंडे दिखाए गए। क्लियर है इतनी बातें। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी आपसे पूछे कि किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया, तो वह कराची अधिवेशन 1931। कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा। तो अब दूसरे अधिवेशन में जो है कौन जाएंगे, तो कांग्रेस की तरफ से गांधी जी जाएंगे। ठीक है, और भी व्यक्ति जाएंगे परंतु मेन गांधी जी थे। ठीक, तो ये पहला गोलमेज सम्मेलन पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को। इसी में मैंने आप लोगों को बता दिया कराची अधिवेशन और इसी में बता दिया मैंने आप लोगों को गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, तो ये अगला लेक्चर जो रहेगा वो रहेगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना। कंटेंट बिल्कुल बढ़िया मिल रहा है आप लोगों को। अगर नोट्स नहीं बनाना चाहो तो बेटा आप लोग इस नंबर पर 9575322928 इस पर हमें मैसेज कर देना, तो आप लोगों को जो है PDF सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।